हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडर्न इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम बात कर रहे थे एरा ऑफ अल्टरनेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद के युग के बारे में। आखिरी घटना हमने कौन सी डिस्कस की थी यहाँ पर जल्दी से बताइए, बातचीत वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट ऑफ एरा ऑफ अल्टरनेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग। आज इसमें से लेकर कहलाता है एरा ऑफ अल्टरनेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग। 1905 में हमने सबसे पहले बंगाल विभाजन के बारे में बात की थी और उसके बाद हमने स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में बात की। और मैंने आपको बताया कि बंगाल के लोगों में राष्ट्रवादी भावना को खत्म करने, कमजोर करने के लिए और बंगाल में हिंदू मुसलमानों को सांप्रदायिक रूप से डिवाइड करने के लिए, विभाजित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। और बंगाल का विभाजन इस तरीके से किया गया कि एक बंगाल को बनाया गया जहाँ पर हिंदू की संख्या मुसलमानों से अधिक थी, और एक वो बंगाल बनाया गया जहाँ पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अलग थी। और कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बीज बो दिया गया, अगर कल को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे तो आप तो अल्पसंख्यक हैं, आप हमेशा दूसरे नंबर पर रहेंगे, आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसी बात को इनसिक्योर या इसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी हुई भारतीय मुसलमानों में, इंडियन मुस्लिम्स में, और उसी का नतीजा हुआ 1906 ईस्वी में हुआ फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग की स्थापना 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में, यानी कहेंगे 36 एक मंडल, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलने के लिए गया। इस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था, देखेंगे लॉर्ड मिंटो सेकंड से ही मिलने के बाद तय किया गया, निर्धारित किया गया कि स्थापना की जाएगी, इसलिए कि ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई बाय पारा के नवाब सलीम उल्लाह खान के द्वारा। ढाका के नवाब हुआ करते थे नवाब सलीम उल्लाह खान के द्वारा। शिष्टमंडल ने इंग्लिश डेलीगेट्स लीजिए बेटे। इस दिसंबर 1906 को बंगाल के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीम उल्लाह खान के द्वारा की गई, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम दिया गया। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर या मुख्यालय लखनऊ को बनाया गया। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर हुआ करता था लखनऊ। इसके संस्थापक नवाब सलीम उल्लाह खान थे, फाउंडर, लेकिन इट्स परमानेंट प्रेसिडेंट इसके स्थायी अध्यक्ष आगा खान थे। इसके स्थायी अध्यक्ष आगा खान थे। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग को स्थापित करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना के कुल 3 उद्देश्य थे। ध्यान रखेंगे वो 3 उद्देश्य क्या क्या थे? सबसे पहला उद्देश्य तो भारतीय मुसलमानों के मन में आती है, मुसलमानों के मन में अंग्रेज सरकार के लिए निष्ठा उत्पन्न करना। भारत के मुसलमान अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे, सबसे पहला उद्देश्य तो यही था। दूसरा, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की जाए। और तीसरा भारतीय मुसलमानों के मन में कांग्रेस के लिए घृणा उत्पन्न करना। इन 3 उद्देश्यों से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दी गई। इधर जहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वहीं उधर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद कांग्रेस में वो विचारधाराओं के लोग पूरी तरीके से प्रभावी हुए। और आप जानते हैं कि पहले एक नरमपंथी विचारधारा के लोग हुआ करते थे और एक उग्र राष्ट्रवादी नरमपंथी विचारधारा के लोग हुआ करते थे। इसीलिए जब 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, कहलाता है कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। देखेंगे कांग्रेस का 1906 में हुआ कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान रखेंगे कांग्रेस के कलकत्ता सेशन या कलकत्ता अधिवेशन में ही नरमपंथियों और गणपंथियों के बीच में एक विवाद शुरू हो गया। गणपंथी चाहते थे कि नरमपंथी दल के नेता ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें और उधर गणपंथी चाहते थे गणपंथी दल के नेताओं के एक व्यक्ति या एक नेता इसकी अध्यक्षता करें। इसी बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ा, इसी के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि काम करते हैं विवाद को खत्म करते हैं, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा करनी चाहिए। इस तरीके से 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। विवाद तो नरमपंथियों और गणपंथियों के बीच मुठभेड़ से वहीं पर नियंत्रित कर लिया गया, वहीं पर दबा दिया गया। ध्यान रखेंगे यही वो अधिवेशन है जिसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राज का नारा दिया गया, स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। राज को ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाने की घोषणा की गई। इसके बाद अगले ही साल 1907 में हुआ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। पहले इस अधिवेशन को नागपुर में किया जाएगा, ये निर्धारित किया गया था। और नागपुर चौकी गणपंथी नेताओं का गढ़ हुआ करता था, इसलिए नरमपंथियों ने बड़ी होशियारी से इस आयोजन नागपुर में करवाकर अपने गढ़ गुजरात की सूरत में करवाया। और वही विवाद फिर से उठा हुआ, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? एक बार फिर से नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष के अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष रास बिहारी। ध्यान रखेंगे दोनों ही दलों के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ा, ये जो सूरत अधिवेशन था इसे स्थगित कर देना पड़ा। और इसी प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन में ही हुआ कांग्रेस का विभाजन। इसी में हुआ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का विभाजन। आप जानते होंगे इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गई। एक कहलाए मॉडरेट्स, आप हिंदी में लिख सकते हैं नरम दल। एक कहलाए मॉडरेट्स या नरम दल और एक कहलाए गरम दल। नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई कांग्रेस। कांग्रेस में 2 दल बन गए, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस बढ़ गई नरम दल और गरम दल में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। अब क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्थापित की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग के द्वारा भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी गई। और जब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अंग्रेजों से की गई, उसी मांग को स्वीकार करते हुए 1909 में भारत भेजा गया। लिखेंगे पार्लियामेंटो
रिफॉर्म एक्ट, पार्लियामेंट रिफॉर्म एक्ट या पार्लियामेंट पार्लियामेंट रिफॉर्म एक्ट, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। और इसी एक्ट के तहत, और दिस एक्ट, इसी अधिनियम के तहत, एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गॉट अ सेपरेट इलेक्टोरेट, भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। ऑफ इंडिया गॉट इलेक्टोरेट, भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गॉट इट, भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अगर किसी का कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है यहाँ तक पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जी पूछिए अपने डाउट्स, जो भी डाउट है यहाँ तक पूछ लीजिए। नोट्स नहीं बन रहा, जिनका नोट्स नहीं बन रहा, एप्लीकेशन में जो नोट्स अपलोड किए जाएंगे आप उनका इस्तेमाल कीजिए। नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि जिसका आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। पॉलिटिकल क्लास सबसे चलेगा नेक्स्ट वीक से, मंडे से। रिपीट थ्री मोटिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ तीन उद्देश्य, अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच में संबंध अच्छे बनाने के लिए, मुसलमानों और कांग्रेस के बीच में संबंध खराब करने के लिए, और तीसरा प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ये तीन उद्देश्य थे, ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, स्थापना की गई थी। ये कोई बात 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, जिसको हम पार्लियामेंट रिफॉर्म एक्ट कहते हैं, तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भेजा गया था। फूड कानून और विभाजन करो की नीति के तहत इसे भेजा गया था, और इसमें प्रोविजन किया गया था, इसमें प्रावधान किया गया था, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 19 मिलेगा बार, इसके बाद के बाद 1911 में लगा दिल्ली दरबार। दोस्तों याद रखेंगे 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी, राइट? 1910 में जॉर्ज पंचम या जॉर्ज फिफ्थ ब्रिटेन का महाराज बना, और वो 1911 में भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर आया। आप हिंदी में लिख सकते हैं 1911 ब्रिटेन का महाराज जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी महारानी मैरी के साथ भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर आया। 1911 ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ क्वीन मैरी अराइव्ड इंडिया। 1911 में ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत में आगमन हुआ। इस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था। ध्यान रखेंगे इसी दिल्ली दरबार में महाराज जॉर्ज पंचम का कॉरोनेशन हुआ, ताजपोशी हुई, और इसी दिल्ली दरबार से लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा टू डिक्लेरेशंस या दो घोषणाएं की गई। सबसे पहली घोषणा, ठीक है, दिल्ली वाज डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया 1911 के दिल्ली दरबार में ही। दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया। अभी तक ब्रिटिश सरकार की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, तो 11 में निर्धारित किया गया भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहां पर लाया जाएगा, दिल्ली लाया जाएगा। और दूसरा, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन को भी रद्द कर दिया गया, बंगाल के विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। लेकिन जिस समय भारत में दिल्ली दरबार लगाया गया था, पानी की तरह पैसे को बहाया गया था, फिजूल खर्ची की गई थी, क्योंकि ब्रिटेन के महाराज और महारानी भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत के अधिकांश जगहों पर इसमें सूखा और अकाल पड़ रहे थे। यहाँ पर लाखों में लोग अपनी जान गंवा रहे थे। हमारे क्रांतिकारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा, ऐसे में जब भारत में अकाल पड़ रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, ऐसे में दूध की नदियां बहाना महाराज और महारानी के लिए पूरी तरीके से गलत है। इसलिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पूरी तरीके से जिम्मेदार है। हमारे क्रांतिकारियों ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की ही हत्या करने का षड्यंत्र रचा, हत्या करने का प्लान बनाया। इस ऐतिहासिक दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया और बंगाल के विभाजन को रद्द करने की भी घोषणा कर दी गई। आप जानते होंगे 1 अप्रैल 12 से दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 से ही दिल्ली को भारत की नई राजधानी बना दिया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय मार डाले का षड्यंत्र या रणनीति बनाई गई हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। और जब लॉर्ड हार्डिंग अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली चांदनी चौक इलाके से गुजर रहा था, तो वहीं पर हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया, तो कहते हैं हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी, हार्डिंग बम षड्यंत्र। 1912 में ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर हमारे ही एक क्रांतिकारी राज बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका गया। इसमें पूरी तरीके से घायल हुआ लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लेकिन उसका ड्राइवर मारा गया, वो बच गया। राज बिहारी बोस को इस षड्यंत्र से भागने के लिए और जाकर शिफ्ट हो गए जापान में। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात जापान में ही राज बिहारी बोस से होगी, और राज बिहारी बोस ही आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित करने में सुभाष चंद्र बोस की मदद भी करेंगे। सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु ही उसको मानते थे, राज बिहारी बोस को मानते थे। लेकिन इस षड्यंत्र में जब मुकदमा चलाया गया, इन लोगों को इस षड्यंत्र में फांसी दी गई। हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी में फांसी 3 लोगों को मिली, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद और पद बिहारी लाल। इन 3 लोगों को इस षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी।
इसके बाद 1914 से लेकर 1918 तक चला वॉर। प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध। और ध्यान रखेंगे, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के ही बाद 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए गांधी जी। फ्रेंड अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत। और इसी बीच बात हुई होम रूल लीग आंदोलन की। का उद्देश्य था टू गेट सेल्फ रूल या स्वराज की प्राप्ति। सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे, इस होम रूल लीग का जो विस्तार था वो केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ही सीमित था, लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 3 सितंबर को गठन किया गया, स्थापना की गई ऑल इंडिया होम रूल लीग की। अखिल भारतीय होम रूल लीग या ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई और सही मायनों में पूरे देश में होम रूल लीग मूवमेंट को फैलाने का काम एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। इसके दौरान इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो 17 में जब इनकी रिहाई हुई तो आप जानते होंगे 1917 में पहली बार एनी बेसेंट को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता सौंपी गई और एनी बेसेंट ही बनी कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष। जहां एक तरफ 1916 में होम रूल लीग आंदोलन या होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया गया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ 1916 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ लखनऊ में। इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। एक तो कांग्रेस में नरमल और गरमल का मिलन हुआ और उधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी एक समझौता हुआ जिसे हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। ये है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में। ये बात 1916 में हुआ पैक्ट लखनऊ। 1916 में लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता हुआ बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में और ब्रिट्स एंड नरमल और गरमल के बीच। बात कब की है? ड्यूरिंग लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या लिख सकते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। लॉर्ड मॉन्टेग्यू समय भारत का राज्य सचिव हुआ करता था, इसी के द्वारा एक घोषणा की गई, एक डिक्लेरेशन किया गया और वो ये, क्योंकि भारतीय लंबे समय से स्वराज की मांग कर रहे थे तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय लोगों को भारतीय प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और इसकी मांग वो लंबे समय से कर रहे हैं स्वराज या सेल्फ रूल, तो उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे, उन्हें कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाएंगे ताकि वो अपने शासन को स्वयं चला सके, उन्हें सेल्फ रूल दिया जा सके। और क्योंकि भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत थी इसलिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पास कुछ राजनीतिक अधिकार आएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने वादा करके वादा खिलाफी की, क्योंकि भारत में क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी, क्योंकि भारत में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। हम इंतजार कर रहे थे स्वराज का, लेकिन 1919 में अंग्रेजों ने काला कानून हमारे लिए बना कर भेज दिया, कहलाता है रोलेट एक्ट, कहलाता है रोलेट नियम। जानते होंगे यही रोलेट एक्ट, यही रोलेट अधिनियम वो कारण बना जिसकी वजह से महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में उतरना पड़ा और भारतीय राजनीति में अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा यहीं से की गई। रोलेट एक्ट जिसे ब्लैक लॉ कहा गया, का मतलब क्या था? किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के बिना मुकदमा चलाए पुलिस हिरासत में रिमांड में लिया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए ही उसे दंडित भी किया जा सकता था। हमने कहा ये बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून है, ब्लैक लॉ, ये काला कानून है। सब लोगों ने इसका विरोध किया और इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जो कि गांधी जी का पहला व्यापक रूप से एक राजनीतिक आंदोलन था। यहाँ पर एरा ऑफ अल्टरनेटिज्म क्या होता है समाप्त। अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गांधी एरा या गांधीवादी युग के बारे में। चलिए कल मिलते हैं आपसे और कल शुरू करते हैं पढ़ना गांधी एरा। आज के लिए इतना ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद।